Assalamu alaikum grade 8. I'm Saba, your science teacher, and we're discussing chapter number 1, work in energy. Work in energy में पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन कर लिया वर्क को और उसके मेजरिंग यूनिट्स को, एंड देन वी डिस्कस कि वर्क के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है which is of two types. So there's potential energy and there's kinetic energy. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, उसकी डिफरेंट टाइप्स को, एंड वी विल मेनली फोकस ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो आइए चल के देखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. Alright students, तो आज हमने बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. As you know, in the last lecture हमने डिस्कस किया कि वर्क क्या होता है, उसके मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू एनर्जी. सो बाय द एंड ऑफ द लास्ट चैप्टर हम ये बात कर रहे थे कि बेसिकली वर्क के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है. अगर एनर्जी नहीं होगी तो देयर विल बी नो वर्क पॉसिबल. तो फिर उसके बाद हमने बात की थी कि एनर्जी की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें फिर आ जाती हैं मेनली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो आज हमने ये करना है कि आज हमने बात करनी है अबाउट पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेसिफिक. एंड व्हाइल वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, जिसमें से जिस एक पे हम आज फोकस करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद बाकी टाइप्स जो हैं इन द कमिंग लेक्चर्स हम उनको भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन बाय स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती क्या है. आइए देखें. द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन. तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी कंडीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं. इसकी एग्जांपल ये है कि जब भी कोई चीज आप ऊपर से गिराएंगे वो कहाँ जाएगी, इट विल फॉल डाउनवर्ड्स. ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को फेंकती हूँ तो इट विल प्रोबेबली गो डाउनवर्ड्स. क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है कि वो नीचे की तरफ जाए, एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो ऊपर है और हवा में है, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है कि वो नीचे की तरफ फॉल करे, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब उसकी पोजीशन या फिर उसकी कंडीशन की वजह से एनर्जी होती है तो उसको हम कह देते हैं उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी. नाउ देयर इज अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की अलग अलग टाइप्स हैं, उनके क्या क्या नाम है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हमने आज डिस्कशन करनी है मेनली, एंड दैट इज द मेन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको भी देख लेते हैं. Now we have some other types of potential energy as well, और वो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले केमिकल एनर्जी लिखी हुई है यहाँ पे, then there is elastic potential energy and then there is nuclear energy. Slowly and gradually हम इन सब के बारे में बात करेंगे, एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन what are we focusing on today? आज का हमारा फोकस होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और आज हम उसी के बारे में मेनली बात करेंगे. So what is gravitational potential energy? अब I'm sure कि आप लोगों ने ग्रेविटी का नाम जरूर सुना होगा, but now the question is कि वो होती क्या है, उसका पर्पस क्या है, and how is relevant to potential energy. So let's see. Things are constantly falling down due to force of gravity. अब ये तो हमें पता है कि जब भी आप किसी चीज को फेंकते हो, खड़ा करते हो, जो भी करते हो, it always goes downwards. सही है. अगर मैं इसको फेंकती हूँ मार्कर को तो where will it go? डाउनवर्ड्स. अगर आप किसी भी चीज को अपने कमरे में, किसी बुक को लिफ्ट करते हैं, किसी पेंसिल को लिफ्ट करते हैं, एंड यू थ्रो इट डाउन, इट विल ऑलवेज गो इन द सेम डायरेक्शन. और वो कौन सा डायरेक्शन है, वो है नीचे का डायरेक्शन. तो ऐसा क्यों होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ क्यों फॉल करते हैं? उसकी वजह ये है कि नीचे से एक फोर्स आ रही है जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कहाँ से आती है, जो आती है सेंटर ऑफ द अर्थ से. तो बेसिकली एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. मैं भी इसलिए ग्राउंड पे खड़ी हुई हूँ, मेरे पाँव जो है वो ग्राउंड के साथ इसलिए टच कर रहे हैं, डाउनवर्ड इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है. और इसी तरह अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ सब्जेक्टेड होते हैं, और वो सारे डाउनवर्ड जो हैं अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. ग्रेविटेशनल पुल अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. लाइक आई जस्ट सेड, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, and that is why everything that is on the planet is always attracted downwards. तो आप जिस भी चीज को देखो वो हमेशा डाउनवर्ड मोशन की तरफ होती है, उसकी अट्रैक्शन जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है, and that is because of the force of gravity and that is because of the gravitational pull from earth. इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं आगे चल के. तो in order to see what gravitational pull is actually about, important है ये देखना कि किस इंसान ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, किसने इसको डिस्कवर किया. अब आप में से ज्यादातर बच्चे इस बात को जानते ही होंगे कि आइजैक न्यूटन वाज द पर्सन, द साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर की थी ग्रेविटी. और वो उसने किस तरह से की थी? सो बेसिकली ही बिकेम क्यूरियस वन आफ्टरनून, जब वो बैठे हुए थे एक ट्री के नीचे, एंड ही नोटिस के ऊपर से सेब जो है वो नीचे उनके पास आकर गिरा. तो ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि सेब जो है वो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता, ये लेफ्ट राइट ऊपर कहीं भी नहीं जाता, हमेशा नीचे क्यों गिरता है, हर चीज जो है वो नीचे की तरफ क्यों गिरती है. एंड दैट एप्पल वाज द बिगिनिंग ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी. तो उससे न्यूटन ने ये बात के बारे में सोचना शुरू किया.
He started doing research and then he figured out कि अर्थ के सेंटर पे एक पुल है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, and that is how the study of gravity came into being. और उसके बाद से अब हम सबको पता है कि जो ग्रेविटी होती है, it is a very strong pull in the center of the earth जो हमें और हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है. The larger the object, the greater the pull of gravity. Isaac Newton discovered that gravitational forces exist between all objects. Now Isaac did not only discover कि center of the earth में पुल है, न्यूटन ने जो एक नई बात भी डिस्कवर की वो क्या थी, वो ये थी कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल पुल होता है. ये मार्कर जो है इट इज ऑल्सो इंक्लाइंड टू अट्रैक्ट थिंग्स. मैं एज अ ह्यूमन बॉडी मैं भी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ. हर ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल जरूर होता है. लेकिन फिर क्या होता है, द लार्जर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर द पुल ऑफ ग्रेविटी. कि जितनी बड़ी चीज होती है उतनी ज्यादा उसमें ग्रेविटी का पुल होता है. इसी वजह से अर्थ का सेंटर क्योंकि बहुत बड़ा है तो वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन क्योंकि मैं या मेरा ये मार्कर इतने बड़े नहीं है तो उनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस लेवल पर नहीं है जिसपे अर्थ के सेंटर की है. तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है. लेकिन दिस इज नॉट टू से कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती. सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स. हर ऑब्जेक्ट बेशक वो कोई लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो हर चीज जो है अपनी तरफ दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल होता है. लेकिन जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना वो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा. आगे देखिए, weight of an object is the force of gravity pulling on it. Now we're often discussing कि इस चीज का weight कितना है, इस चीज का weight कितना है, right? We're discussing कि weight क्या होता है, किस चीज का क्या weight है. Now they're saying कि weight जो basically होता है वो होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उससे आप उसका वेट कैलकुलेट करते हो. आपने हमेशा वेट और मास की टर्म्स सुनी होंगी. ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं और हम जो है अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं. मास होता है कि एक ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है. ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी का जो मास है दैट इज 50 kg, दैट मीन्स मेरी बॉडी के अंदर जितना मैटर है दैट अमाउंट्स टू 50 kg. हाउएवर जो वेट होता है वो होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आगे देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर kg. अब अर्थ पे हर वक्त जो है एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ बेसिकली है 10 न्यूटन पर kg. 1 किलो के ऊपर तकरीबन 10 न्यूटन की फोर्स है वो एक्ट करती है. ठीक है, अगर किसी चीज का 1 किलो वजन है तो उसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स है वो एक्ट करिए. 10 न्यूटन की बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करिए. इसको हम कह देते हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. जो भी आपकी मास है आप उसको मल्टीप्लाई करते हो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और उससे आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल वेट कितना है. क्योंकि जितनी आपकी मास है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपको पता चलेगा हर किलोग्राम के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट हो रही है. एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि एक्चुअल वेट जो है वो आपका कितना है. अगर आप यहाँ देखो, अ पर्सन विद मास 50 kg वुड वे 500 न्यूटन. व्हाई? बिकॉज एक इंसान जिसका वजन जो है 50 किलोग्राम से 50 kg है, उसके ऊपर 10 न्यूटन हर किलोग्राम पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी. So you will multiply the 50 by the gravitational field strength जो कि है 10 newtons, and then what will you get? 50 multiplied by 10 which is 500. So 500 न्यूटन हो जाएगा फिर उसका वेट. अब हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएट कर लिया बिटवीन वेट एंड मास. वेट होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करी है, जबकि मास होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है. सो व्हेन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू तो फिर आप कैलकुलेट करवाते हो कि जितना भी किसी चीज का मास है उसको जब आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है अर्थ की, तो उसका आपको वेट मिल जाएगा. अब इधर एक बात नोटिस करना इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट वैरीज. ये हर जगह पर सेम नहीं होती. अर्थ की ऑब्वियसली सेम है लेकिन मून पे डिफरेंट है, किसी और प्लैनेट पे डिफरेंट है, स्पेस में डिफरेंट है. एंड एज वी नो मून हैज नो ग्रेविटी. तो मून पे जो है मास वेट के इक्वल होता है क्योंकि वहां पर कोई भी ग्रेविटी, कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती. मून पे कोई भी जो चीज है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती. अगर आप मून पे जाते हो तो आपके पाँव जो है वो उसकी सरफेस को टच नहीं करते बल्कि आप फ्लोट करते रहते क्योंकि वहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है. सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और अर्थ की जो है वो तकरीबन 10 न्यूटन पर kg है. With that we'll be wrapping up about gravitational field strength. हमने पहली टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको डिस्कस के लिए. आगे चल के हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर हो जाए. अब हम करेंगे इस सब टॉपिक के क्वेश्चंस को आंसर टू एनालाइज कि क्या हमें वाकई में समझ आया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. So let's start with question number 1. What is potential energy? A very simple question that's asking you कि potential energy जो है वो होती क्या है. तो वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है because of its position
और इट्स कंडीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप अपने वर्ड्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, बट बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी पोजीशन या कंडीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आगे देखिए, Why do things fall to the ground? अब चीजें जो हैं वो ग्राउंड की तरफ क्यों फॉल करती हैं? Excellent, they fall because of the gravitational pull from the earth. ठीक है, अर्थ के अंदर से उनको जो ग्रेविटेशनल पुल मिलता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, उसकी वजह से एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड डाउनवर्ड्स, और इस वजह से हर चीज जो है वो नीचे की तरफ को गिरती है। तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हो? You can simply write that things fall downwards because of the gravitational pull of the earth. Question number 3 क्या है? What gave Isaac the idea of gravity? So Isaac Newton को idea of gravity कहाँ से आया था? Yeah, so he got this idea from an apple falling from a tree. तो उनको आइडिया वहां से आया था कि जो एप्पल था, when he noticed and observed कि एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, so he started thinking about it. He became curious कि आखिर ऐसा क्यों होता है, एप्पल जो है वो एक ही डायरेक्शन में या कोई भी चीज जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में क्यों गिरती है, and that is how he started working on gravity. Question number 4 is, what is weight? How is it measured? So what is weight? Weight is basically the amount of gravitational force acting on an object. आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो weight होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करी होती है उसका हम उसका weight करार दे देते हैं, and that varies from place to place. इसको measure किस तरह करते हैं? इसको measure करते हो आप किलोग्राम्स को बेसिकली न्यूटन से मल्टीप्लाई करके. What you do is you multiply the force of gravity या फिर the gravitational field strength by the mass of an object. तो किलोग्राम्स वाली जो मास होती है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, एंड यू गेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज 1 kg ऑफ मैटर वे ऑन अर्थ? तो अगर 1 किलो मैटर जो है वो अर्थ पे कितना वे करेगा? सो इट इज 1 kg ऑफ मैटर, राइट? 1 kg मैटर जो है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ. और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? एक्सीलेंट, इट्स 10 न्यूटन पर kg. So because it's 10 न्यूटन पर kg, 1 kg के ऊपर 10 न्यूटन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे with 10 न्यूटन. What is 1 multiplied by 10? Very good, it's 10 again. So 10 न्यूटन जो है वो आपका weight हो जाएगा for a mass of an object that is 1 kg. इसको आपने कैलकुलेट कर लिया. It was very simple. You simply multiplied 1 kg by the gravitational field strength. और gravitational field strength क्या है? It's 10 newtons. So by multiplying that आपको आंसर मिल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का weight क्या है. लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट इज जी? सो जी जो है एक सिंबल यूज हुआ है आपकी बुक में. इससे पिछले पैराग्राफ में when they're calculating the mass, वहां पर भी वो आपके वेट को मल्टीप्लाई करते हैं बाय जी. सो दे मल्टीप्लाई 50 बाय जी. व्हाट इज दिस जी? ये जी जो है बार बार क्यों आ रहा है? जी बेसिकली इज द सिंबल फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. उसको शॉर्ट फॉर्म में करके उसकी एब्रीविएशन बना के लिखा हुआ है ताकि आप उसको इजीली यूज कर सकें. बार बार आपको पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखने की जरूरत ना पड़े. इनफैक्ट यू कैन सिंपली लेबल इट कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जो अर्थ की 10 न्यूटन्स है, दैट इज जी. सो यू कैन राइट इट ओवर हियर, यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ वेरी गुड वे. विद दैट हमने सम अप कर लिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. वी हैव लर्नड एवरीथिंग दैट देयर वाज टू लर्न अबाउट इट. अगले लेक्चर में हमने बात करनी है डिफरेंट टाइप्स यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बारे में. Until then, take care of yourselves. I hope कि आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे and that you will be logging into the next lecture very soon. Take care. Allah Hafiz.